हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अनेकार्थक शब्द वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जो हमारी क्लास हिंदी की जो महामैराथन चल रही है उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक हैं जो कि क्लियर कराए थे। जैसे फर्स्ट हमारा है, एक हमने वर्तनी करवा दिया है, दूसरा मैंने आपको और भी चीजें करवाई हैं। ठीक है, तो वर्तनी हो गया, उसके अलावा वाच्य पढ़ाए हैं, क्रिया पढ़ाई है, संज्ञा सर्वनाम भी आपको पढ़ाया गया है। सारी क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद मैं आपको वाक्य रचना पढ़ा दूंगी और विराम चिन्ह पढ़ा दूंगी, और भी जो भी वाक्य शुद्धि से संबंधित उपयोगी प्रश्न होंगे उन्हें भी आज मैं करवाने वाली हूँ। तो चलते हैं अनेकार्थ शब्द वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे कि निम्नलिखित शब्दों में से क्या है कि एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है। तो आंसर आप बताएं क्या होगा? कटाक्ष, ताना, व्यंग या कटुक्ति? तो क्या है इसमें, जब हम तिरछी नजर या आक्षेप का अर्थ होता है कटाक्ष। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ क्या है? एक का अर्थ है धन, मतलब कारण और लिए है। तो उसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है अर्थ। ठीक है, धन को अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कारण, सब ये अर्थ है। खग का अर्थ नहीं है। खग खग की बात कर रहे हैं, तो खग का अर्थ नहीं है। खग का अर्थ होता है, खग पक्षी भी होता है, बाण भी होता है, तारा भी होता है। खग का अर्थ नहीं होता है, तो खग का अर्थ क्या है? आकाश नहीं होता है। तो इसका आंसर आकाश है। घन का अर्थ नहीं है। घन की बात करते हैं, घन का अर्थ नहीं है। तो घर, बादल, घना, बड़ा हथौड़ा। तो क्या नहीं है? तो इसका अर्थ है हमारा घर। नेक्स्ट चलते हैं। इन प्रश्नों में से प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही आपका उत्तर है। अब ऑप्शन आपके आगे हैं। बल, सजा, सेना, शक्ति। बल, सजा, सेना, शक्ति। तो बताइए। तो इसका आंसर है सजा। बल, सेना, शक्ति तीनों सम्मिलित है। नेक्स्ट है वस्त्र, अंबर, किरण, आकाश। तो इसका क्या हो जाएगा? किरण। ब्राह्मण, सूर्य, इंद्र, सिंह। ब्राह्मण, सूर्य, इंद्र, सिंह। तो इसका आंसर है ब्राह्मण। नेक्स्ट है मोती, पिता, पूज्य, तात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोती। नेक्स्ट है शहद, शराब, मधु, दूध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है हमारा दूध। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। कौन सा नहीं है? गोद, तेल, चिकनाई, प्रेम। तो इसका स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है गोद। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, कौन सा है? मोक्ष है, हाथी है, पारा है या रथ है? तो इसका आंसर है, नाग का जो अर्थ है वो होता है हाथी। अनेकार्थी शब्द है। गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है, मतलब अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं है? तो बताइए। एक नक्षत्र अनुपयुक्त है। गुरु भारी भी होता है, शिक्षक भी होता है, पचाने में कठिन भी है। ठीक है, इनमें एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो वर्ण तो अनेकार्थी होते हैं, कर के भी होते हैं, अर्क के भी होते हैं, लज्जा के नहीं होते। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा?
जिंदगी है वायु। नेक्स्ट है, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पारा, पानी, स्वाद, रूप। तो रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है पारा। नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो नाग का भी बताया मैंने ऊपर, हाथी। गौ का अर्थ नहीं है, गौ का, ठीक है, तो गौ का अर्थ नहीं है। तो नदी भी होता है, गौ, गाय, इंद्र, ये सब होता है गौ का अर्थ। गज नहीं होता, गज हाथी होता है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए द्विज, चिड़िया पक्षी का भी होता है, ठीक है। द्विज का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन है पक्षी, चंद्रमा, सिंह, दांत। तो कौन सा नहीं है? सिंह नहीं है। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और दूसरा अर्थ क्या होगा अचल? तो अचल का निश्चल, अचल का स्थिर और दूसरा अर्थ निश्चल। प्रतिष्ठा, जल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पानी के। विधि के इस विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत बताना है। कानून सही है, ब्रह्मा सही है, पद्धति सही है, अवधि सही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार है। पतवार की बात करते हैं तो कर्ण होता है पतवार। अवगुठन, अवगुठन का मतलब क्या होता है? घूंघट, ठीक है। अवगुंठन है ये, देखो ये ऐसे में है, अवगुंठन, इसका अर्थ क्या है? घूंघट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर पे चलते हैं। ऐशना का अर्थ, ऐशना पेपर में आया था ये। ऐशना का अर्थ क्या होता है? अभिलाषा। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पुष्प नहीं है। कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? फल। हल्का। एक का अर्थ स्त्री है, तो किसका अर्थ स्त्री है? अंगना। नेक्स्ट है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? अंक, गोद भी होता है, नाटक का एक पार्ट भी है, संख्या भी है, तो पृथ्वी नहीं है। भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ कविता नहीं होता, सेवा होता है, पूजा होता है, श्रद्धा भी है। अंबर का अनेकार्थी, अंबर मतलब गगन। देवज्ञ का अर्थ, देवज्ञ, तो देवज्ञ का अर्थ क्या है? देवज्ञ का होता है ज्योतिषी। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो किसके हैं? सारंग। अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अमृत का पीयूष। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो किसके हैं? गो के। नेक्स्ट चलते हैं। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर है विदेह। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। कपूर, शंख, चंद्रमा, मेघ, इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है मेघ, ये गलत है। अब्ज के जो अनेकार्थी शब्द हैं कपूर, शंख, चंद्रमा है, जो कि, और जो गलत है वो मेघ है। वर का अनेकार्थी नहीं है। वर, वर का अनेकार्थी श्रेष्ठ है, वरदान भी है, पति भी है, सुवर्ण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से एक घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो घन का अनेकार्थी शब्द घना, हथौड़ा, बादल सब है, लेकिन घनिष्ठ नहीं है। अर्क का अनेकार्थी नहीं है। अर्क की बात करते हैं तो अर्क का अनेकार्थी सूर्य भी है, प्रकाश किरण भी है, आग का पेड़ भी है, जबकि ज्वाला नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। ऐतराज, ऐतराज आपत्ति। रसाल शब्द का अर्थ है, रसाल की बात करते हैं, रसाल, तो रसाल का अर्थ आम है। नेक्स्ट चलते हैं।
सकल सकल का क्या अर्थ होता है? सकल सकल का अर्थ बताना है। तो सकल सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और अंश। कीर शब्द का अर्थ है कीर। कीर का अर्थ होता है तोता। मूक का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? ये ध्यान रखना, पेपर में ये भी क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो ये कभी कभी तो ऐसा बोल देते हैं कि अनेकार्थिक शब्द बताइए, कभी ये लिख देते हैं कि अनेकार्थिक शब्द नहीं है। तो इसमें बच्चों को हो जाता है कंफ्यूजन। तो ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ के देना है उसका आंसर। ठीक है, तो अब जैसे अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? मूक का। शांत होता है, गूंगा भी होता है, विवश भी होता है, चुप नहीं होता है। ठीक है। गयंद, गयंद का अर्थ क्या है? गयंद का अर्थ होता है बड़ा हाथी। ठीक है, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। बड़ा घोड़ा नहीं है, जंगली भैंसा नहीं है, भैंसा गैंडा नहीं है, बड़ा हाथी होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 47 नंबर का क्वेश्चन है, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल प्राण पुत्र, तो ये किसके हैं? ये हैं जीवन के। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक नाटक का एक भाग, गोद, संख्या, ये अंक के भाग है, जबकि पृथ्वी नहीं है, तो इसका आंसर पृथ्वी। द्विज, द्विज का अनेकार्थी दांत। परिकर का अनेकार्थी नहीं है। परिकर का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? तो परिकर का अनेकार्थी क्षत्रिय नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, रस का अनेकार्थी नहीं है। रस का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? बादल। पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो पाप और पातक ये हैं अघ के। खर का अनेकार्थी है खर का, तो खर का है गधा। पयोधर का, पयोधर की बात करते हैं तो पयोधर का अनेकार्थी कौन सा होगा? पयोधर का सोना नहीं होता, आंख भी नहीं होता, चंद्र भी नहीं होता, पयोधर का स्तन। नेक्स्ट चलते हैं, वस्त्र आकाश मेघ बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो किसके हैं? अंबर के। कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये हैं अनुरूप के नहीं, अदिति के भी नहीं, अब्ज के भी नहीं, अच्युत के हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सारंग का अनेकार्थी है। सारंग का क्या है? सिंह। अब्ज का अनेकार्थी नहीं है। अब्ज, अब्ज का अनेकार्थी नहीं है शंख। नेक्स्ट चलते हैं 59 क्वेश्चन में, फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है। फल का अनेकार्थी अर्क नहीं होता। पाप घातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अग के। विधि शब्द का अर्थ क्या है? विधि मतलब क्या होता है? विधि मतलब कानून होता है। बलि का अनेकार्थी नहीं है। बलि का अनेकार्थी मंडल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नाग, नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। नाग का वाणी। गौ का अनेकार्थी शब्द है इंद्रिय। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो किसके हैं? अब्ज के। नेक्स्ट चलते हैं, धवल कसा अनेकार्थी हैं। धवल और कसा ये है निष्कलंक के। पत्र का अनेकार्थी क्या होगा? पत्र का जो अनेकार्थी है वो क्या है? पत्र का अनेकार्थी है पत्ता। 67 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब है श्रुति संभिनार्थक शब्द, ये भी आपके टॉपिक में है, ईओ वाले में देखना, हिंदी के टॉपिक्स उसमें ये भी पूछा गया है, ये टॉपिक दिया गया है। कांति कलांति शब्द का सही अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है चमक और क्लेश।
पर्यंत और पर्यक का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इसका अर्थ है तक और पलंग। तरणी तरणी, ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ है तरणी मतलब सूर्य और तरणी मतलब नाव। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। अनिल मतलब होता है हवा, अनल मतलब होता है आग। चर्म शब्द का संभिन्नार्थक क्या होगा? तो चर्म शब्द का संभिन्नार्थक क्या होगा? तो इसका होगा चरम। नेक्स्ट है दिन दिन, दिन और दीन। दिन मतलब क्या होगा? दिन मतलब दिवस और दीन मतलब गरीब। अंबुज अंबुधी, इसका अर्थ बताओ। तो अंबुज मतलब होता है कमल, अंबुधी मतलब होता है सागर। 74 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा का अर्थ बताएं। यदा कदा मतलब जब तब। अभय उभय, अभय का क्या हो जाएगा? निर्भय, और उभय का क्या हो जाएगा? दोनों। अली अली, अब इसमें बताइए, अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब होता है सखी। नेक्स्ट है आधी व्याधि। आधी व्याधि मतलब ये एक मानसिक कष्ट है। आधी का अर्थ नियत नियत। अब इसका चयन कीजिए कौन सा होगा? नियत मतलब इरादा, नियत मतलब भाग्य। नेक्स्ट है मंदिर मंदिरा। मंदिर मतलब क्या होगा? देवालय, और मंदिरा मतलब अश्वशाला। शंकर शंकर, ये तो हमारे शिव भगवान जी हैं और ये मिश्रित जाति है। 81 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे वाक्य रचना के बारे में। तो आप हमारा दूसरा टॉपिक है वाक्य रचना। वाक्य रचना की बात करते हैं कि वाक्य रचना क्या है। वाक्य क्या होता है? पहले क्वेश्चन बनता है कि वाक्य क्या है। वाक्य क्या है? अनेक शब्दों से मिलकर एक क्या बनता है? वाक्य बनता है। एक ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों और भावों को क्या करेगा? पूर्ण रूप से व्यक्त करेगा, वो क्या हो जाएगा? वाक्य कहलाएगा। यह आपके आगे डेफिनेशन है। इसके 6 अनिवार्य तत्व हैं कि वाक्य कैसे बनता है, ये बताया गया है। तो वाक्य में एक अगर वाक्य है उसमें क्या होना चाहिए? पहली हमारी सार्थकता होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा योग्यता होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? आकांक्षा होनी चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए? निकटता होनी चाहिए। पांचवा क्या होना चाहिए? पदक्रम होना चाहिए। छठा क्या होना चाहिए? अन्वय मेल होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बताया? पहले मैंने बताया आपको सार्थकता, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? योग्यता। तीसरा मैंने आपको क्या बताया? आकांक्षा, ये है। चौथा निकटता, पांचवा पदक्रम, छठवा अन्वय मेल। तो ये एक वाक्य में 6 तत्व जो हैं ये अनिवार्य रूप से होने चाहिए। वाक्य के अंग की बात करते हैं। पेपर में कई बार पूछा गया है कि वाक्य के अंग बताइए। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य है और एक विधेय है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है, तो मैं जो हूं मैं उद्देश्य हूं और पढ़ा रही हूं वो विधेय है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। अब उद्देश्य की डेफिनेशन देख लेते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य में क्या है कि वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए।
ठीक है। और विधेय की बात कर लेते हैं। विधेय जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे मोहन खेलता है, मोहन क्या है, मोहन के बारे में बोला जा रहा है तो वो बन गया उद्देश्य, और क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, वो बन गया विधेय। दूसरा एग्जाम्पल है कि मोहन साइकिल से स्कूल जाता है, तो मोहन क्या हो गया, उद्देश्य, और साइकिल से जाता है वो क्या हो गया, विधेय। वाक्य वर्गीकरण के दो आधार हैं। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना की बात करते हैं तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीन हो गए। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य की बात कर लेते हैं। सरल वाक्य है क्या? सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य मतलब मैं पढ़ा रही हूं, मैं उद्देश्य, पढ़ा रही हूं क्या है, विधेय है। मोहन पढ़ता है तो मोहन क्या है, उद्देश्य है। पढ़ता है तो विधेय है। तो इसमें क्या है, इसमें एक उद्देश्य है और एक ही क्या है, विधेय है। तो सरल वाक्य आपको समझ में आ गया। चलो फिर दूसरा चलते हैं संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य की बात क्या करते हैं तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं। अब संयोजक अव्यय की बात करते हैं। संयोजक अव्यय होते क्या हैं? अब संयोजक अव्यय जो है, देखो कि संयोजक अव्यय किसी को जोड़ने का काम करेंगे, किसी जो वाक्य है उसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे और पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, तो ये क्या है, दो सेंटेंस, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तो ये क्या हो गए, ये संयुक्त वाक्य हो गए। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, पहला सेंटेंस। वह धनी है पर लोग ऐसा नहीं समझते। तो संयुक्त वाक्य समझ में आ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह क्या हो गया, इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। थर्ड चलते हैं मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य मतलब मिश्रित वाक्य की बात करते हैं, जिसमें क्या आ जाएगा, मिश्रित वाक्य में दो चीजें होंगी। एक उपवाक्य होगा, मुख्य उपवाक्य, एक होगा आश्रित उपवाक्य। कि इसका मतलब ये है कि जो है कि पहला सेंटेंस दूसरे पर आश्रित होगा या दूसरा सेंटेंस पहले पे आश्रित होगा। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तो इनको जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय, जो कि क्या है, कि, जो, क्योंकि, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, यदि तो, यद्यपि तथापि। अब देखो, नेहा ने कहा कि वह और अधिक मेहनत करेगी, तो नेहा क्या है, मुख्य उपवाक्य है, और आश्रित उपवाक्य वह और अधिक मेहनत करेगी। नेक्स्ट चलते हैं, यदि काम पूरा नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा। अब देखो, दो हो गए, एक यदि, एक तो, ठीक है। तो इसमें क्या है, मुख्य उपवाक्य भी है, आश्रित उपवाक्य भी है। मैंने एक आदमी देखा जो घायल था, तो आश्रित उपवाक्य समझ में आया। अब पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहला क्या पढ़ा था, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। अंग की बात करेंगे, दो होते हैं। कौन कौन से बताए, एक बताया था उद्देश्य, एक बताया था विधेय, ठीक है। अब पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहला है विधानवाचक। विधानवाचक क्या है कि क्रिया होने या करने की जानकारी प्राप्त हो। मैं स्कूल जाता हूँ, महेश पढ़ रहा है, तो काम हो रहा है, वो तो क्रिया होने की या करने की जानकारी जो प्राप्त होगी वो कहलाएगा विधानवाचक। नेक्स्ट है निषेधवाचक। निषेधवाचक में क्या है कि कार्य ना होने की, अब निषेध मतलब ना, मना हो रहा है, निषेध ना,
राम नहीं पढ़ता है, बच्चों को मत बुलाओ। अब भावना कैसी आ रही है, भावना मना वाली आ रही है, ना करने वाली आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो गया हमारा निषेधवाचक। थर्ड हमारा आ जाता है प्रश्नवाचक की बात। प्रश्नवाचक की बात कर लेते हैं। तो प्रश्नवाचक क्या है कि प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होगा, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। राम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रही हो, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक, जैसे आज्ञावाचक में क्या है कि आज्ञा या अनुरोध या प्रार्थना करोगे या उपदेश का भाव प्रकट होगा, वो हमारा आज्ञावाचक है। बड़ों का आदर करो, पहला, ठीक है, ये उदाहरण है। कृपया शांत रहिए, ठीक है, तो ये आज्ञा है। इच्छावाचक, देखो जब हम किसी को प्रणाम करते हैं या कोई बहुत खुश होता है, तो क्या बोलता है, तुम सबका कल्याण हो, भगवान तुम्हारे साथ हो, तुम पर भगवान की कृपा बनी रहे। तो ये आशीर्वाद का भाव है जो कि आपके दिल से आता है, ये इच्छावाचक हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं संदेहवाचक की। संदेह मतलब डाउट, डाउट हो जाएगा जिसमें, जैसे शाम शायद हम नैनीताल जाएं, शायद आज बारिश होगी, शायद राम आए, तो ये क्या है, संदेह है। अब बात करते हैं संकेतवाचक की। संकेतवाचक क्या है कि क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, पहला बन गया। दूसरा, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे, तो ये क्या बन गया, इस संकेतवाचक की बात आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं विस्मय आदिबोधक की, जिसमें क्या होता है, विस्मय आदिबोधक क्या है, जिसमें हर्ष पैदा हो, जैसे शोक की भावना हो, जिसमें घृणा की भावना हो, ये आदि प्रकट हो, वो क्या हो जाएगा, विस्मय आदि। जैसे शाबाश तुमने बढ़िया काम किया है, तो विस्मय आदिबोधक, आहा बहुत अच्छा है, तो ये कि विस्मय आदिबोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, समझ में आया। मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दी, मैंने एक तो अंग पढ़ाए, वाक्य के अंग क्या है, ठीक है, दो अंग, विधेय और उद्देश्य। दूसरा, तत्व बता दिए। तीसरा, मैंने आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर मैंने अर्थ के आधार पर 8 भेद बता दिए। अब चलते हैं वाक्य के भेद का विग्रह कैसे करेंगे। सरल वाक्य, इसमें उद्देश्य और विधेय होता है, ठीक है। संयुक्त में सरल वाक्य, योजक प्लस सरल वाक्य होता है, ठीक है। मिश्र में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये मतलब शॉर्टकट सीख सकते हैं। वाक्य परिवर्तन कैसे करेंगे, वाक्य परिवर्तन की बात करते हैं। चलो, सूर्योदय पर पक्षी बोलने लगे, ये एक सरल वाक्य है। अब मैं इसे चेंज कर रही हूँ संयुक्त वाक्य में। अब इसका बदलाव करते हैं, तो सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। राम बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आया, सिंपल सरल वाक्य है। अब देखो इसे ही हमने चेंज कर दिया, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट, विद्यार्थी को अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिला, विद्यार्थी परिश्रम करता है लेकिन उसको लाभ नहीं मिला, ठीक है। तो लेकिन लग गया, संयुक्त वाक्य है। दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ, ना एक काम पूरा हुआ ना दूसरा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। ये समझ में आया सरल वाक्य को कैसे संयुक्त वाक्य में बदलाव करना है। अब देखो, अब सरल वाक्य दे रखा है, उसे कन्वर्ट कर रहे हैं मिश्रित वाक्य में। धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, ठीक है, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, हो गया चेंज मिश्रित वाक्य में। अब अगर ये गरीब होता तब थोड़ी खरीदता सब चीजें, तो मिश्रित वाक्य में क्या था,
एक आश्रित उपवाक्य होगा, ये बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए बाजार गया। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य हो गया। उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। उसने कहा कि मैं क्या हूं, परिश्रमी हूं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्रेरणार्थक क्रिया में चलते हैं। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी अन्य कर्ता से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक की बात करते हैं, पिता पुत्र को लिखना सिखाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक की बात करते हैं, पिता पुत्र द्वारा भिखारी को पैसा देता है। तो प्रेरणा है, किसी से भी मिल सकती है। अन्वय में चलते हैं। वाक्यों के पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि में सामंजस्य होना चाहिए। ये क्या है अन्वय। चलो, इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वाक्य रचना के उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि पेपर में पूछे भी गए हैं और पढ़ाए भी गए हैं अभी। तो आपको सबके आंसर खुद से देने हैं। वैसे तो मैं आंसर दे रही हूं, लेकिन कोशिश करना कि आप आंसर खुद से कर पाए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, मैंने अभी बताया था। तो रचना के आधार पर 3 होते हैं और दूसरा अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। नहीं, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्र में उसकी गिनती नहीं होती है। नहीं, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। नेक्स्ट है, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले तो इसका आंसर हो जाएगा, वह उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। नेक्स्ट, डैश के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो किसके कारण, संदेह के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। ठीक है, समझ में आया। निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना पैर। बहुत अच्छी पोयम है। तो बताइए इसका क्या होगा। ये विस्मयार्थक है या देशभक्ति परक है या इच्छार्थक है, क्या होगा ये, या आदेशार्थक। तो खुद से पढ़ो, दोबारा पढ़ो। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। तो ये आदेशार्थक है। ठीक है, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वाक्य किस प्रकार का है। तो कैसा है, तो लग रहा है। और दूसरा तो लगने का भी कोई नहीं। दूसरा क्या है कि दूसरे वाक्य में आश्रित है, तो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ठीक है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो कौन सा वाक्य होगा, ये भी क्या है, मिश्र वाक्य है। विकल्प, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनना है। युवा असंतोष का कारण निरंतर डैश वृद्धि है।
बताइए। तो युवा असंतोष का कारण निरंतर भ्रष्टाचार वृद्धि है। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? अब कंफर्म तो है नहीं है, संदेह लग रहा है, उसने खा लिया होगा तो संदेह वाचक। वाह, कैसा नैनाभिराम दृश्य है। नैनाभिराम, वाह आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक है। सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा, वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? उद्देश्य है, साधारण उद्देश्य है, विधेय है, या क्या है? तो ये उद्देश्यवर्धक है। बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, तो कौन सा है? ये है संदेहवाचक। नेक्स्ट है, संयुक्त वाक्य का चयन करना है, संयुक्त जो मिलकर बना है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, तो इसका आंसर तो यही है, संयुक्त वाक्य। मेरी माँ खाना बना रही है, कर्ता का विस्तार है मेरी। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य बन रहा है। और टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उद्देश्य, उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है? युवा भारतीय टीम। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? वाक्यों का, शब्दकोश का, ए बी दोनों वर्णों का? तो आंसर क्या होगा? वाक्यों का। विधेय के अंतर्गत आता है, विधेय में कौन आता है? विधेय में कर्म व क्रिया आती हैं। नेक्स्ट है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? संयुक्त वाचक। 19 क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र उपवाक्य है? ऑप्शन है, वृद्धि नहीं थी इसलिए अंधेरा था, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ये है मिश्र वाक्य। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया है। यह है विशेषण उपवाक्य। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। आज्ञा दे रहे हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? पद कहा जाता है। राम की गाय दूध देती है। राम की गाय दूध देती है, सरल वाक्य है ये। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। मित्रों को काटकर केक खिलाओ, कौन सा हो गया? ये पदक्रम संबंधी है ये। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया
किस क्रिया का उदाहरण है? तो किस क्रिया का है? संयुक्त क्रिया का। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। छी छी कितनी गंदगी है। कौन सा वाक्य बना? विस्मयवाचक। उसने कहा कि मैं जाऊंगा। मिश्र वाक्य बना। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? ये कौन सा है? मिश्र वाक्य। वाक्य के घटक होते हैं, बताओ कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट है, सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं रचना और अर्थ के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? ऑप्शन है, जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे, मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई, नारायण धनी है परंतु कंजूस है। तो संयुक्त वाक्य यही है। लास्ट क्वेश्चन है वाक्य से संबंधित कि निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? उसने खाना खाया और सो गया। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो वैसे संयुक्त वाक्य यही है, उसने खाया और सो गया। तो वाक्य रचना भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगला जो टॉपिक है वो होगा विराम चिन्ह। ठीक है, ये है विराम चिन्ह। तो 2 टॉपिक आपने पढ़ लिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ेंगे हम विराम चिन्ह। अब विराम चिन्हों की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि विराम क्या है? विराम बोलते ना, विराम, विराम का क्या अर्थ होता है? विराम चिन्ह की बात हो रही है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जैसे किसी वाक्य को जब हम लिखते हैं या बोलते हैं, उसके बीच में जो आने वाली रुकावट होती है उसे हम क्या कहेंगे? विराम कहते हैं। और जो चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, ये देखो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर हिंदी में प्रयुक्त अन्य विराम चिन्ह जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो सारे विराम चिन्ह अंग्रेजी से संबंधित हैं। विराम चिन्हों की संख्या किसने बताई? ये बताई 20। किसने बताई? तो कामता प्रसाद गुरुजी ने बताई थी। पूछ लिया जाता है कामता प्रसाद गुरु के बारे में। विराम चिन्हों की बात करते हैं तो विराम चिन्ह आप देखेंगे तो कम से कम आपके सामने 20 विराम चिन्ह हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं अल्प विराम के बारे में। अल्प विराम की बात करते हैं। अब अल्प विराम में क्या होता है कि जब क्या होता है कि वाक्य में कुछ ठहराव आता है तो उसे अल्प विराम कहते हैं। मतलब थोड़ा सा ठहर के लिए कॉमा जो हम यूज करते हैं ना, जैसे क्या करते हैं, राम कॉमा मोहन कॉमा सोहन खेल रहे थे, या ऐसे करते हैं, राम ने कहा कॉमा स्वयं अपना कार्य कर लो। तो अल्प विराम का प्रयोग हुआ। हिंदी भाषा में सर्वाधिक प्रयोग में होने वाला जो चिन्ह है वो विराम चिन्ह है, जिसे अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का साइन पता चल गया। उदाहरण से पूर्व अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। सोहन ने मोहन से कहा अपना काम स्वयं कर लो। तो ये विराम चिन्ह था। यहाँ पे ये देखो नंबर्स को लिख रखा है 4 5 9, तो तब भी विराम अल्प विराम का यूज हुआ है, प्रयोग में लाया गया है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनो सुनो, सुनो सुनो गांव में आज मेला है। और जब हम सब मतलब कुछ भी नाम, दोस्तों का नाम लिख रहे हैं
एक साथ, तब भी कॉमा लगाते हैं। बहुत सारी चीजों में हमारे अल्प विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम की बात करते हैं। जब क्या होगा, जब हमारे वाक्य का अंत हो जाता है तो हम क्या लगा लेते हैं, तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। और जब जो इंग्लिश भाषा में फुल स्टॉप यूज करते हैं, ठीक है, तो ये है पूर्ण विराम। अब चलते हैं, ये एक है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह की बात करते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, या संक्षेप चिन्ह की बात करते हैं, तो ये होता है जो ये लिखा है ना, डॉट, डॉक्टर में ये लगा रखा है, ये है लाघव चिन्ह। तो किसी वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर पूरा नहीं लिखना था तो कैसे लिखा है, देख लिया होगा आपने। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी वाक्य को लिखते समय यदि बीच में कोई शब्द छूट जाए तो वो कौन सा शब्द होता है, उसे बोलते हैं हंस पद। पेपर में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट लिख लो, हंस पद ऐसे करके लिखते हैं। कुछ छूट जाए तो ऐसे करके लिख देते हैं ना, मोहन नीचे लिख दिया। अब बात करते हैं निर्देशन चिन्ह की। निर्देशन चिन्ह की बात करें तो निर्देशन चिन्ह संयोजक चिन्ह भी कहते हैं इसे। यह योजक चिन्ह से भी चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह तो नहीं कहेंगे क्योंकि योजक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है और संयोजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है। जैसे योजक चिन्ह किसके लिए यूज हो रहा है, योजक चिन्ह जो है, जैसे ये लिखा है लाभ हानि माता पिता में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, योजक चिन्ह समझ में आया। और निर्देशन का प्रयोग क्या होता है, जब उदाहरण लिखते हैं तो डैश कर देते हैं, तो वो है निर्देशक चिन्ह। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ज्यों की त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उद्धरण चिन्ह, ठीक है, तो उद्धरण चिन्ह क्या होता है, वो मैं अगर, उद्धरण चिन्ह ये है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। जैसे कोई बात इम्पोर्टेंट है, जैसे एग्जाम्पल अभी बताया, सोहन ने मोहन से कहा, फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया, अपना काम स्वयं करो, तो ये चीज है। या कोई, जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कोई बात कह दी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कोई बात कह दी, तो उसे हम इसमें उद्धरण चिन्ह के अंदर उसके सेंटेंस को प्रयोग करते हैं। देखो ये लिखा है, नेहरू जी ने कहा आराम हराम है, तो जो ये चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये वाले चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, उद्धरण चिन्ह है। हर्ष घृणा आश्चर्य आदि का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह, वो सामने ही है। यदि किसी वाक्य में कुछ अंश छोड़कर लिखा हो तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है, उस टाइम पे किसका, लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका, लोप चिन्ह। जैसे हम ऐसे नहीं कर देते डॉट 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 डॉट, पहले क्या करते थे हम, मैथ्स के क्वेश्चन करते थे, तो मैथ्स के क्वेश्चन में लिखना था कि यदि मोहन ने, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना था, तो ऐसे डॉट 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 बताइए और क्वेश्चन मार्क लिख कर देना था। तो ये है लोप चिन्ह। सामासिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, सामासिक चिन्ह के नाम से योजक चिन्ह को जाना जाता है। अभी बताया योजक चिन्ह, माता पिता, ये वाला एग्जाम्पल हो गया ये। अब चलते हैं आगे, कि किसी पुस्तक के शीर्षक में किसी चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपविराम। जैसे उदाहरण शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग होता है, उदाहरण शब्दों के बाद मैंने अभी बताया था निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप में हो और विचार के तार टूट जाते हैं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है,
समानाधिकरण शब्दों के आगे किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समानाधिकरण शब्दों के आगे जो प्रयोग होता है वो अल्प विराम का होता है। नेक्स्ट है, जब वाक्य में एक समान के अधिकरण का प्रयोग होने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होने पर, जब अधिकरण का प्रयोग हो रहा हो तो किस चिन्ह का प्रयोग होगा? तो इसमें होगा अर्धविराम का। ठीक है, दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच जैसे एमए बीएड के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्धविराम का। अब समझ में आया कैसे होता है? आगे है, कांता प्रसाद गुरु जी अनुसार पाद चिन्ह के नाम से जाना जाता है रेखा चिन्ह। ठीक है, अंडरलाइन कहते हैं ना जिसे, वही है ये चिन्ह, रेखा चिन्ह। पाद बिंदु कौन सा है? देखो ये है। ठीक है, किसी नाटक या एकांकी में अभिनय निर्देशों को रखा जाता है तो ये किस में रखा जाता है? कोष्टक में। लाघव चिन्ह के स्थान पर अन्य चिन्ह का प्रयोग होता है तो डॉट का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें सारे विराम चिन्ह रखे हैं। पूर्ण विराम, चलो फर्स्ट पूर्ण विराम सीधा डंडा है। अर्धविराम, अर्धविराम में ये और ये है। अल्प विराम में कॉमा है। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क है। विस्मय आदि बोधक में ये आश्चर्य चिन्ह होता है, विस्मय आदि बोधक। उदाहरण चिन्ह ये है। विवरण में पता ही है, विवरण देना है। अपूर्ण विराम में दो बिंदु, योजक चिन्ह पे हाइफन डैश, कोष्टक ये है, ब्रैकेट, तुल्यता सूचक इक्वल, प्रतिशत तो पता ही है आपको, निर्देशक या डैश, डैश तो पता ही है, लाघव डॉक्टर लिखते हैं जब, लोप चिन्ह डॉट 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 प्लस प्लस प्लस, हंसपद या त्रुटि बोधक जब कुछ छूट जाए तब, रेखांकन चिन्ह अंडरलाइन, योग चिन्ह ऐड, समाप्ति सूचक डैश ऐसे ऐसे कर देते थे पहले, स्टार 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 करके ऐसे ऐसे भी करते थे। पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति येरा चिन्ह। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपके आगे विराम चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने रख रही हूं और आपको उसके आंसर अच्छे से देने हैं। ठीक है, चलो ये है क्वेश्चंस, इसके आपको आंसर देने हैं। मनोविकास सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? बताओ। जो मनोविकार सूचक है उसमें होता है विस्मय आदि बोधक का। पता है ना विस्मय आदि बोधक किसे कहते हैं? जिसमें हर्ष घृणा आश्चर्य की बात आती है वो होते हैं विस्मय आदि। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तो कौन सा यूज करेंगे, कौन सा विराम चिन्ह यूज करते हैं? तो हंस पद। नेक्स्ट है अल्प विराम चिन्ह, बताओ कौन सा है अल्प विराम? तो अल्प विराम ये है। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? सुख दुख ये वाला, यह है योजक चिन्ह। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो ये है। ठीक है, कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें, अल्प विराम का यूज होगा। संयोजक चिन्ह को अन्य नाम से जाना जाता है, संयोजक चिन्ह को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? इसमें अवतरण है, अल्प विराम है, कोष्टक है, इनमें से कोई नहीं है।
तो संयोजक चिन्ह को जाना जाता है निर्देशक चिन्ह। इसमें तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन आपके लिए ये आंसर है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा अल्प विराम। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। तुल्यता सूचक इक्वल टू को बोलते हैं। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम कब आओगे। विवरण चिन्ह को पहचानिए। विवरण चिन्ह कौन सा है। तो विवरण चिन्ह है हमारा विवरण चिन्ह को पहचानना है तो ये है। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम। हंस पद किस विराम का एक और नाम है। त्रुटि विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। पूर्ण विराम का चिन्ह बताना था, ये है। नेक्स्ट है जो बराबर है चिन्ह प्रयुक्त होता है। तुल्यता सूचक। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें, ये है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो 20 है। निर्देशक चिन्ह कौन सा है। कौन सा है, ये है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम। विराम का अर्थ क्या है। ठहरना या रुकना। संज्ञा की द्विरिक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। कौन सा होता है, योजक। योजक का एग्जाम्पल क्या था, लाभ हानि। तो योजक कौन सा था, ये। ठीक है, तो मेरा विराम चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन भी मेरे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको 3 टॉपिक इस टाइम पे कंप्लीट करवाए हैं। अब चलते हैं वाक्य शुद्धि से संबंधित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। आपके आगे ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। अपने हाथ से स्वयं काम करो। अब इसे सही बताना है कौन सा है। तो कौन सा आंसर होगा इसका, अपना काम स्वयं करो। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरता है, कौन सा सही है। बैल बकरी घास चरते हैं, ये सही है। ठीक है, चरती नहीं है। बैल और बकरी घास चरते हैं। फिर देखते हैं थर्ड में। मैंने घोड़ा देखा, राम ने कहानी सुनी है, सीता ने खाया, राम ने किताब खरीदे, कौन सा सही है। राम ने एक किताब खरीदे, अशुद्ध वाक्य बताना है ना। राम ने एक किताब खरीदे। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। अब सादर मैं प्रणाम करता हूँ। मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ। मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है मैं सादर नमस्कार करता हूँ। अब इसमें अशुद्ध छाटना है। आज मौसम अच्छा है, मैंने पत्र भेज दिया, अब परीक्षा होने वाली है, कल आज और कल अवकाश रहेगा। तो समझ में आ रहा है कौन सा गलत है, सामने ही है। नेक्स्ट है, प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया।
प्रेम का मूल्य आंका नहीं जाता। देखो पढ़ के ही ना समझ में आ जाता है कि ये वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने लिखा चुका है। मैं तुमको मैं तुमको देखा। अब चेक करते हैं शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य पहचानना है 7th क्वेश्चन में। तो क्या है, राम ने लिखा है और मैं तुमको देखा। गोपाल मुझे 2 कलम दिए, मोहन ने रोटी खाई। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा? राम ने रोटी खाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आपका पत्र सधन्यवाद मिला। इसमें से सही बताना है। तो इसमें श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं होता, हमेशा याद रखना, अनेकों नहीं होता है, अनेक नाम है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध है। मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ। तो इसका आंसर है मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशुद्ध बताना है। तो ऐसी एक आध बात और देखने में आती है। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। वहां बहुत से पशु और पक्षी चढ़ते और उड़ते दिखाई देते हैं। अशुद्ध वाक्य है। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है। नेक्स्ट है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। केरल और हिंदी भाषी प्रांत है। शुद्ध वाक्य। ठीक है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। मुझे बड़ी भूख लगी है। स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। तो इसका आंसर है केरल और हिंदी भाषी प्रांत है। नेक्स्ट है, इन प्रश्नों में से एक वाक्य दिया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक सही है। सही विकल्प चुनिए। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मंत्री ड्राइवर से कार चलाता है। ये रहा डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, शुद्ध बताना है। राम ने भरपेट मिठाई खाई। राम ने पेट भर मिठाई खाई। राम ने पेट भर के मिठाई खाई। तो राम ने भरपेट मिठाई खाई, ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर में। हम बचपन में वहां जाता रहा नहीं होगा। हम बचपन में वहां जाते रहे हैं। हम बचपन में वहां जाएंगे। मैं बचपन में वहां जाऊंगा। तो इसका आंसर है हम बचपन में वहां जाते रहे हैं। ठीक है, 15 का है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ठीक है, ये इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं 16 में। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं। तो इसका आंसर है प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। हेम नरेश को पुस्तक दिया। तो क्या होगा इसका? हेम ने नरेश को पुस्तक दी। नेक्स्ट है, एक वाक्य अशुद्ध है इसमें। वहां भीड़ लगी थी। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। मैं दर्शन करने आया हूँ। तो मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ये सही है। अशुद्ध है ये वाक्य। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शायद में वह अवश्य आएगा। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझसे यह काम संभव नहीं। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है।
किसी आदमी को कानपुर भेज दो। प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, तो अशुद्ध बताना है। तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, यह अशुद्ध वाक्य। नेक्स्ट है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, अशुद्ध बताना है ना, ठीक है, तो इसमें यही अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अभी मेरे साथ चलना है, आपको अभी मेरे साथ चलना है, इसका ये वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट है, पंडित जी को दक्षिणा दिया गया, गलत है ये तो। 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो, वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे, ये सही है। शुद्ध वाक्य नेक्स्ट में, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कही, सीता ने यह कहा, ये सही है। शुद्ध वाक्य, मेरे प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई, मेरे प्राण निकल गए, तो इसका आंसर है सी वाला। अशुद्ध वाक्य, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर यही है, डी वाला। आगे चलते हैं 27 नंबर पे। शुद्ध वाक्य चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, तो इसका आंसर ये है। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, शुद्ध वाक्य चुनना है। हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अनावश्यक अथवा उपयुक्त शब्द वाला वाक्य छांटिए। गोलियों की बौछार हो रही है, पुस्तक छापने की व्यवस्था करें, मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, तो अनावश्यक ढूंढना है, तो इसका आंसर है, मैं शनिवार को गांव जाऊंगा। इस समस्या का हल मेरे पास है, हमें यह काम नहीं करना चाहिए, मेले में यात्रियों का तांता लगा हुआ, लता जी ने गीत को दो चार लड़ियां गाई, तो इसका आंसर है, लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, बकरियां घास चर रही हैं, पिताजी गदगद हो गए हैं, आसमान में तारे चमक रहे हैं, यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा, तो आसमान में तारे चमक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, इसका आंसर है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। नेक्स्ट है, हम सब मेला देखने जाएंगे, मकान ढह जाने का डर है, सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी, यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है, तो सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें बताना है, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, भाई ने भाई के साथ सलाह की, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, या व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, तो ये क्या है इसका आंसर, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, तो इसमें आंसर क्या होगा, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें पढ़िए आप जल्दी से। इसमें आंसर है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, तो रामचरितमानस एक साथ लिखा जाएगा, अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, 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 सेम वर्ड है, लेकिन क्या है, देखो इसमें ये लगा है, इसमें ये लगा है, और इसमें ये है, ठीक है, पूर्ण विराम, तो क्या है इसमें आंसर होगा, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा है, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भैंस का दूध ताकतवर होता है। सीधा देखो आंसर। कौन सा शुद्ध वाक्य है? 38 क्वेश्चन सभी ने उस मैच को देखा, तो ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह, ये वाला सही है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। उसने चोर को पकड़ी, तो उसने चोर को पकड़ा। क्या होगा इसका आंसर? डायरेक्ट बताइए। मैंने आपको बता ही दिया है, उसने चोर को पकड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने गालियां निकाली, या क्या हो सकता है? मुझे प्यास लगी, हमें सावधानी लेनी होगी, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। तो पढ़ के ही पता चल रहा है मुझे ईश्वर पर विश्वास है। फिर है अशुद्ध वाक्य बताना है। वह जीत गया, मैंने आम खाया, देखो शत्रु दौड़ रहा है, लड़ाई में जीत हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो शत्रु दौड़ रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कूली ने सामान उठाया, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तो हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई। वाक्य शुद्धि से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। और आपसे एक और निवेदन कि आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो क्या करेंगे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब हमारे पास है लोकोक्तियां एवं मुहावरे से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर। तो फटाफट से देखिए, सबसे ज्यादा मजा मुझे मुहावरे में ही आता है, इंटरेस्टिंग भी है। चलो, एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना, सही कहावत क्या होगी? तो क्या होगा? एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका है उचित न्याय करना। दूध का दूध, पानी का पानी करना मतलब उचित न्याय होगा। नेक्स्ट है फूक फूक कर कदम रखना। भाई जो कभी जैसे गाड़ी से गिरा है तो वो आराम से ही गाड़ी चलाएगा, तो फूक फूक कर कदम रखने का मतलब क्या हो जाएगा? कि सोच विचार कर काम करना। एकमात्र सहारा। अब एकमात्र सहारा का मतलब क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। अब हमें क्या है? मुहावरा ढूंढना है, तो अंधे की लाठी होना। नेक्स्ट है छठी का दूध याद आना। अब छठी का दूध याद आना मतलब किसी काम में बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाना, तो बुरा हाल होना। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सिद्धांतहीन होना। नेक्स्ट है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। भाव को व्यक्त करने वाली जो लोकोक्ति है वो बताइए। तो बताओ। ओछे की प्रीति बालू की भीति। क्या बोला मैंने? ओछे की प्रीति भालू की प्रीति। नेक्स्ट है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, भाव बताओ। तो एक क्या होगा? एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना, विपत्ति मोल लेना। तो इसका आंसर जानबूझकर संकट में पड़ना। रंग उड़ना, तो घबरा जाना, मतलब जैसे डर, कोई टीचर बहुत खतरनाक सा है
तो क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो जाता है, उनके फेस अलग सा हो जाता है, डर जाते हैं, तो घबरा जाते हैं वो। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति है भाई। आगे अगर कुआं है और पीछे खाई है तो दोनों तरफ से विपत्ति है। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता, सही अर्थ होगा तो झूठा दिखावा करना। तू डाल डाल में पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चोर के पैर नहीं होते, तो पापी का मन अस्थिर होता है। स्थिर तो होता नहीं, अस्थिर होता है। अरहर की अरहर की टट्टी गुजराती ताला, अजीब सा वर्ड है ना, इसका बताना है। तो छोटी वस्तुओं के लिए अधिक व्यय करना, आंख के अंधे गांठ के पूरे। अब क्या है इसका आंसर, धनी तो है परंतु क्या है, मूर्ख है। पेट भरे मन मोदक से, कब, केवल सोचते रहने से किसी काम पे सफलता नहीं मिलती, इसलिए पढ़ाई करो। सोचो मत कि पेपर आने वाला है, पेपर आने वाला है, क्या क्या पढ़ूं, पढ़ते जाओ बस। गागर में सागर भरना, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। चैन की बंसी बजाना, अब चैन की बंसी बजाने का क्या हो जाएगा, मौज करना। घी के दिए जलाना, अब जो घी के दिए जलाएगा वो क्या करेगा, खुशी मनाएगा। राम जी आए तो घी के दिए जलाए तो खुशी तो आना ही। लोहे के चने चबाना, कठिन संघर्ष में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। खाक में मिलाना, नष्ट कर देना। आंख का काजल चुराना, सामने या वस्तु, जो सामने और पास की वस्तु है वो क्या करेगा, कोई चुरा लेगा तो उसे बोलते हैं आंख का काजल चुराना। शीघ्रता में होना, बताओ, मुहावरा बताना है अब तो। घोड़े पर सवार होना। मेंढक मेंढक को जुकाम होना, तो मेंढक को जुकाम होना, बिना योग्यता के योग्य का नखरा करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। बरस पड़ना, अत्यधिक क्रोधित, बरस पड़ा वो तो। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छा पद मिल जाए तो ये वाली लाइन मारते हैं लोग। छछुंदर के सर में चमेली का तेल। नई जमीन तोड़ने के चार अर्थ दिए गए हैं, लिखे को काटना, पुराने को मिटाना, बड़ी लकीर खींचना, अनूठा प्रयोग। आंसर क्या है, अनूठा प्रयोग। अंडे का शहजादा, पेपर में आया था ये। अनुभवहीन व्यक्ति, चेहरे पर हवाई उड़ना, घबरा जाना। कलई खुलना, कलई खुलना मतलब भेद प्रकट होना। आकाश टूट पड़ना, अचानक क्या होगा, विपत्ति आ जाना। तो ये हो गए 33 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चलते हैं 34 नंबर पे। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति। ऊंची दुकान फीका पकवान, आग में घी डालना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, तो जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। डैश हो क्या, किसी बात पर तो दृढ़ रहो। क्या आएगा इसका आंसर, बेबिंदी का लोटा हो क्या, अपनी बात पर दृढ़ रहो। कागजी घोड़े दौड़ाना,
व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। आगे चलते हैं। देखो, उद्धृत किए गए मुहावरों का सही अर्थ बताना है। सिर मरना, जबरदस्ती आरोप लगना, कान पकड़ना, प्रतिज्ञा करना, बात बनाना, बहाना करना, नाक रगड़ना, माफी मांगना, आंखें भर आना। अब आंखें भर आने का क्या हो जाएगा? भाव विभोर होना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, धीरे धीरे चलना, तबेले की बला बंदर के सिर, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई, शैतान की आंख का अर्थ बहुत लंबी वस्तु, आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, भय गति सांप छुछुंदर केरी, दुविधा में पड़ जाना। नेक्स्ट है, बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। क्या होगा इसका आंसर? प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं होती। मतलब अगर हम खुद से काम नहीं करेंगे तो हमें वो दिखेगा नहीं, प्रयत्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है, उस भाग का सही अर्थ बताना है। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। तो हमें हक्का बक्का का अर्थ बताना है। तो अचरज में पढ़ना, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम अटखेलियां सूझ रही हैं। तो क्या आ जाएगा? अटखेलियां। मतलब दिल लगी करना। विपिन को समझाना बेकार है, वह तो आधी खोपड़ी है, वह तो आधी खोपड़ी है। निपट मूर्ख, मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा, ध्यान तक ना देना। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, दया उत्पन्न होना। सब्ज बाग दिखाकर निशिष्य ने कपिल से 1000 रुपए ठग लिए। सब्ज बाग का मतलब झूठा आश्वासन देखना। किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौ भौ करने लग जाते हैं। क्रोध में भड़क जाना, कुत्ते आपे। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। नाक रगड़ना, विनती करना। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे गुण। कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। खाली बैठना, मक्खी मारना का मतलब। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा। सिर खपाना, ना नो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। असंभव कार्य, लोकोक्ति को चुनना है। अधजल गगरी छलकत जाए, कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालने का क्या हो जाएगा? बदनाम करना, सिर उठाना, विद्रोह करना, अंधे की लकड़ी, एक ही सहारा, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र,
कपटी मित्र का क्या हो जाएगा? कपटी मित्र का भी हमारा आस्तीन का सांप। तो 68 हो गए इसमें कंप्लीट। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन, अभी बहुत सारे बचे हैं, इसमें 135 लगभग क्वेश्चन हैं। तो हम चलते हैं आगे। भाड़े का टट्टू तो क्या है? पैसे लेकर काम करने वाला। लोकोक्ति बतानी है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। अब देखो इसमें गलत सुमलित है। कान काटना, मात देना, नजर पर चढ़ना, आग बचाना, अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना, नजर करना, भेंट करना। तो क्या होगा इसका आंसर? नजर पर चढ़ना, आग बचाना, ये इसमें गलत है। लोकोक्ति मुहावरे का सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। चलो जी। मुंह में हार डालना, किसके मुंह में? शेर के मुंह में। दान की बछिया के डैश नहीं देखे जाते, दांत। घर आया डैश भी नहीं निकाला जाता, कुत्ता। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। जो जो भीजे डैश त्यों तो भारी होए, जो जो भीजे कामरी त्यों तो भारी होए, धोए जो 100 बार तो डैश होए ना सेठ, धोए जो 100 बार तो होए तो काजर होए ना सेठ। तो ये आया समझ में। आगे चलते हैं। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्खधनी। कान काटना, चतुर होना। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, कृतघ्न होना। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत थोड़ा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे पूरी कर रही हूँ। मैं आपको कल यहीं से कंटिन्यू करवाऊंगी। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं या आपको लग रहा है कि ये अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइड करवा पा रही हूँ, तो आप क्या करेंगे? आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।